नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किताब पे चर्चा अनमोल के साथ में। और मैं अनमोल दुबे। आप देख रहे हैं लुक मीडिया। दोस्तों, चंद पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा। जो चंद पंक्तियां जिस किताब के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की मुझे याद है कि सुकून में फिर सुकून मिले और नैनों को जो तू दिखे, मन तेरी ओर झुकता चला जाए, मुलाकात का पल और हंसी मिल जाए। तो ये जो पंक्तियां हैं इस किताब देवालिका की जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उस किताब की हैं। दोस्तों, इस किताब के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस किताब के लेखक लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्वागत करते हैं लक्ष्मीकांत जी का। और मैं लक्ष्मीकांत जी को बुलाऊं उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेखक लक्ष्मीकांत जी मूलतः कानपुर से हैं। और देवालिका के अलावा उनकी दो कृतियां और पाठकों के बीच में है, एक सया और एक ब्लास्ट। तो स्वागत करते हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल दुबे जी, आपके इस साहित्यिक मंच पर मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत शुक्रिया उन सभी दर्शकों का जो आपका ये प्रोग्राम कोई दिक्कत आ रही है क्या? हेलो। मुझे आपकी आवाज आ रही है अनमोल दुबे जी, आप मैं बोलिए। सुन पा आपकी रहा हूँ आपको। हाँ, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। बहुत हाँ अनमोल दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस प्रोग्राम देवालिका और आपके इस प्यार के लिए। तो कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, जिससे कि दर्शकों के और हमारे हमारे और आपके बीच में एक संबंध बन सके। ये तो आपने बहुत कठिन प्रश्न पूछा। अपने आप को डिफाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। जी जी। वैसे मैं बहुत ही छोटा सा साहित्यकार हूँ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि साहित्य की सेवा कर रहा हूँ एक सेवक के रूप में। जी इससे पहले जो दो किताबें मेरी आई, पाठकों ने भी बहुत बड़े ही उनका आनंद लिया। जी और अभी जो देवालिका पर है, देवालिका को पाठक अपना असीम प्रेम दे रहे हैं। जी। वैसे ये पुस्तक लॉकडाउन के समय रिलीज हुई थी, मुझे डर लग रहा था कि इसका भविष्य क्या होगा, लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर और ये आने वाले समय में मुझे लग रहा है नहीं, इसका भविष्य काफी उज्जवल है। और मैं बहुत ही छोटा साहित्यकार हूँ, जी जी आप सबका छोटा सा भाई हूँ, और ये प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो जो आपने देवाल का लिखा, एक उपन्यास लिखा, तो इसका जो टाइटल है देवाल का, ये आपको कैसे सूझा? जी किस जी प्रकार से आपके दिमाग में आया कि इस एक उपन्यास में लिख रहा हूँ तो इसका नाम देवाल का होना चाहिए? और इसके लिए आपकी प्रेरणा कौन रहा? जी अनमोल जी, दरअसल ये जो टाइटल मैंने चूज किया देवालिका, जी इसमें जो मैं उपन्यास लिखना चाह रहा था, मैं चाह रहा था मेरे नॉवेल में कुछ भव्यता हो। जी जी और भव्यता मीन्स, जब मैंने एक दीपावली का फेस्टिवल अटेंड किया, जहाँ पे काफी जो है दीपों का उत्सव, दीपों का जो उजाला था, उन दीपों को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसी ही भव्यता मेरे नॉवेल पे हो, जी और उसका जो शीर्षक हो वो भी कुछ ऐसा ही उज्जवल हो। बस ऐसा ही सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं एक उपन्यास लिखूंगा जिसका शीर्षक वातावरण आपका प्रकाशित हो। बस इसी को सोच करके, और मैंने सोचा स्त्री प्रधान लिखूंगा। जी। तो मेरी जो शीर्षक रहेगा वो नाम पे रहेगा, जी तो उपन्यास को मैंने देवालिका नाम दिया। तो आपकी इस उपन्यास के पीछे प्रेरणा कौन रहा? आपको जो इसकी जो प्रेरणा कौन रहा, और इसके आपको प्रेरित किसने किया कि आपको ये उपन्यास लिखना चाहिए, एक ऐसा उपन्यास जो आपने लिखा देवाल का? तो इसके लिए आपने किसने आपको इसके लिए जी प्रेरित जी जी, किया? देखिए ये जो उपन्यास है, ये इसका प्रेरणा स्रोत अनडाउटली जो
है वो महाभारत है। जी। अगर आपने इसकी कहानी पढ़ी है हम्म, तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि इसके जो करेक्टर्स हैं, जो कहानियां हैं, जो पात्र चुने गए हैं इसमें, जी। वो महाभारत से उठा करके एक मौलिक कहानी को रचते हैं। तो इस उपन्यास के पीछे जो मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है वो महाभारत है। और इसको लिखने में जो मेरी मदद की, इसको रिसर्च करने में जो मेरी मदद की, वो मेरी पत्नी रही है। जी। उसने मेरा बहुत साथ दिया इस कहानी को उपन्यास के रूप में ले जाने को। जी। तो इसका श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। एक चीज और, टाइटल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज और मुझे इस किताब में आपकी लगी कि जो इसमें एक राज जाता है, मगध राज। उसमें जो नाम है इसमें, जी जी। एक तरीके से देखा जाए तो एक विलेन राज, मतलब कि दुष्ट राज जिसको दिखाया गया है इस किताब में, तो उसके अधिकतर जो नाम थे वो दा पर रखे गए हैं, दाक्षर पर रखे गए हैं। तो ये एक इत्तेफाक था या इसे हाँ आपने हाँ हाँ। सोच समझ के इसको लिखा? देखिए, मैंने अपने उपन्यास में तो इसको सोच समझ के रखा हुआ था। जी। मैंने जब अपने उपन्यास में मगध राज्य की रचना की तो मैंने सोचा एक ऐसा शक्तिशाली राज्य बनाया जाए जो ग्रे करेक्टर लिया हुआ हो, जो अन्य भारतवर्ष के जो अन्य राज्य हैं उस राज्य के जो शासक होंगे वो भी ग्रे करेक्टर शक्तिशाली होंगे, हम्म, लेकिन उनमें से बुराइयां अधिक होंगी। वो शासक अच्छे होंगे, शक्तिशाली होंगे, किंतु उनमें जो गुण होंगे वो कम होंगे और दुर्गुण ज्यादा होंगे। तो दुर्गुण को देखते हुए मैंने सभी करेक्टर्स को द वर्ड से शुरू होने वाले नाम दिए। और उसका सीधा संबंध ये है कि आप उसको नकारात्मक करेक्टर ही मानिए, जो भी उसमें करेक्टर्स हैं। तो चाहे वो राजमाता हो, जैसे राजमाता का नाम है दीपशिखा है। दीपशिखा। मगध राज के राजा हैं वो दुर्भीक हैं। हम्म, बाद में उनका बड़ा पुत्र जो मेन कैरेक्टर है इस दिवालिका नॉवल का, जी। जी। जो एक शक्तिशाली विलेन है, हम्म। उसका भी नाम देखिए दुर्जय रखा। रोजा रखा उसके है। छोटे भाई का नाम दुष्यंत है। हम्म, उसकी स्वयं की पत्नी का नाम दिव्या है। हम्म, तो ऐसे करेक्टर्स दावर्ड, मुझे कुछ मेहनत करनी थी ऐसे करेक्टर्स के नाम ढूंढने में, लेकिन मुझे ये एक सोचा समझा प्लॉट था। जी। मैंने कहा ऐसा कुछ देते हैं जो आकर्षित करे पाठकों को, जी। और इस राज्य जो मैंने प्लॉट मन में क्रिएट किया है वो मैं कागज पे भी उसको बना सकूं। सिर्फ ये सोच करके मैंने सारे करेक्टर्स के नाम द वर्ड से दे स्टार्ट किया। दिए। एक चीज और इसमें देखने को मिलती है आपके उपन्यास में कि अधिकतर ये उपन्यास जब पढ़ा जाता है, उपन्यास पढ़ते हैं, तो इस उपन्यास में अधिकतर जो देखा जाता है तो महाभारत से रिलेट करती हैं इसकी चीजें। इसके चाहे इस तरीके से देखा जाए कि जो इसमें जो दो पक्ष हैं, तो एक जो अच्छा पक्ष आपने दिखाया है तो वो धनुषधारी हो, तो वो भी एक तरीके से अर्जुन की तरह दिखाई देते हैं। दूसरी तरीके से अगर आप इसमें, अगर आप एक दुष्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्रूर राजा की बात कर रहे हैं, तो वो दुर्योधन की तरह दिखाई देता है। वहीं किशन के रूप में माधव दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहा था कि आपने इस तरीके के पात्रों को इस कहानी में रखा? इंस्पायर था तो थे भगवान कृष्ण, और दूसरा जो इंस्पायरिंग करेक्टर था वो था अंगराज कर्ण का। जी। और इन दो करेक्टर्स को अगर देखा जाए तो मोस्टली मैं समझता हूँ कि सारे जो इंडियन यूथ हैं वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के बाद अगर किसी को फॉलो करते हैं तो वो कर्ण है। कर्ण में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो यूथ को आज भी आकर्षित करती हैं, चाहे उनका दानशीलता का गुण हो या उनका धनुर्कौशल हो। और कर्ण अगर किसी को टक्कर दे रहे थे तो वो महाभारत में सिर्फ थे अर्जुन। अर्जुन। तो ये तीनों करेक्टर मेरे मन में कहीं ना कहीं रहे थे, और इन करेक्टर्स को मैं अपनी नई कहानी में कैसे गढ़ूं ये मेरे मन में विचार चल रहा था। तो मैं कभी लगा तो कभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन, इन तीनों को मिलाकर के या इन तीनों के मिलते जुलते करेक्टर का निर्माण करूं तो कैसा। इसलिए मैंने कर्ण
के करैक्टर की जगह अपने नॉवल पे जो देवालिका में एक महान धनुर्धारी जी। अमृत को जन्म दिया, देवाल का जिसने जैसे कि उपन्यास की हम बात कर रहे हैं। चिरंजीवी अश्वत्थामा से धनुर्विद्या सीखी। जैसे कि देवाल का उपन्यास की हम बात कर रहे हैं, तो देवालिका का नाम जी, अधिकतर जी। आ रहा है। तो एक इसमें दिखाया गया कि एक राजकुमारी थी। तो इन राजकुमारी का जो आपको आइडिया है कि एक इतनी जी। सुंदर उस समय पे राजकुमारी थी कि कहीं कोई भारतवर्ष में या पूरी पृथ्वी पे ऐसी सुंदरता किसी के पास नहीं थी, और एक तरीके से वरदानी थी। तो एक इसका आइडिया आपको कैसे आया, कैसे दिमाग में आया कि एक ऐसे बात को रखते हैं, किस प्रकार से आए? देखिए अनमोल जी, जैसे मेरा ये उपन्यास था स्त्री प्रधानता पर आधारित है। जी। तो मैंने ये सोचा कि मेरे उपन्यास की जो नायिका है, वो ऐसी हो जिसके बारे में सभी एक बार सोचें, और नायिका का जो प्रथम होता है वो यही होता है कि वो अत्यधिक सुंदर, और ऐसी उस समस्त आर्यवर्त के वो विवाह योग्य हो जाए तो उससे सभी विवाह करना चाहें। जी। यही विचार था मेरे मन में कि आखिर ऐसी सुंदरता उसको कैसे मिलेगी। जी। तो मैंने सोचा कि जो देवालिका के माता-पिता हैं महाराज नंद, महारानी सुधीर्घा, उनको ये वरदान दिया जाए महादेव के द्वारा। जी। तो देवालिका जब जन्म लेती है तो महादेव उसे स्वयं वरदान देते हैं कि ये अक्षय यौवन को धारण करने वाली राजकुमारी होगी। मतलब इसका जो सुंदरता है, इसकी जो यौवन, ये कभी भी क्षय नहीं होगा। तो जब इस तरह का वरदान पाके कोई कन्या जन्म लेगी तो निश्चित रूप ही वो इस समस्त भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण होगी, सुंदरता की मिसाल होगी। तो देवालिका को जनरेट करने का, उसको सुंदर बनाने का मेरा यही एक रहा है कि ताकि जो अन्य लड़कियां हैं वो इससे प्रभावित हो सकें। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आता है जो बहुत सोचने में मजबूर कर देता है कि आपने किताब के अंदर बताया कि जो देवालिका का पुत्र होता है मेघवर्ण, तो उससे जो माधव होते हैं तो वो एक पेड़ में जी। समाहित करके चले जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा था कि उसे क्यों उसे पेड़ के अंदर समाहित कर दिया गया था, जबकि वो तो एक अहम पात्र था उसका आगे और होना चाहिए था, लेकिन उसको एक पेड़ के अंदर समाहित कर जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए अगर उपन्यास की कहानी की बात करें तो मेघवर्ण एक अपराजित योद्धा है। उसे भगवान शिव के दिए हुए सभी अस्त्र और शस्त्र का बखूबी ज्ञान है, और माधव जो कैरेक्टर थे वो भी उसे पराजित कर नहीं सकते थे। माधव के गुरु थे, गुरु संदीपाचार्य। उन्होंने एक ऐसी चीज़ जिसका तो अपने जीवन काल में एक बार ही प्रयोग कर सकते थे। जी। उन्होंने संकेत भी दिया था कि इस शक्ति का प्रयोग आप मेघवर्ण पर ही करिएगा। अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो पाएँगे जी। कि जब माधव गुरु संदीपाचार्य के आश्रम से दूर जा रहे थे, तब उन्होंने एक शक्ति दी थी और उन्होंने कहा था इसका प्रयोग उस समय ही करना जब तुम्हें इसकी आवश्यकता हो, हम्म। और किस पर करना है ये आप भली-भांति जानते हैं। हम्म। तो मेघवर्ण के साथ रहे तो देवालिका को गुरु संदीपाचार्य के आश्रम पे नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वो उसकी माँ थी और ये रहस्य उसे कुछ क्षण पहले ही पता चला था। हम्म। इसलिए माधव ने, और जो एक काली घाटी का 9 दिन का युद्ध हुआ था, हाँ, जो आपने उद्धव उससे दिखाया उस था। समय की जो पृथ्वी थी पूरा, हाँ, वो पूरा वीरों से हीन हो चुकी थी। हम्म। जो शक्तियाँ थी वो क्षीण हो चुकी थी। ऐसे में किसी एक बड़ी शक्ति का उस समय पृथ्वी पर रहना बहुत ही घातक था। हम्म। ऐसे ही उद्देश्यों को ध्यान में रख के माधव ने वो शक्ति मेघवर्ण पे चलाई और उसको एक बरगद के पेड़ के अंदर रख दी, कुछ समय के लिए। अभी मैं जब इसका सेकंड पार्ट लिखूँगा, जी। जी। तो मैं आपको बताऊँगा कि आखिर आखिर मेघवर्ण को कैद क्यों किया गया? जी। जी। एक क्वेश्चन अभी आपने जैसा कि बताया कि वो संदीपाचार्य के पास देवालिका को ले जाते हैं, तो जब कहानी को मैं पढ़ रहा था तो शुरू में मैं देखा, जब शुरू में पढ़ा जी, कहानी जी। को, शुरू बात हुई थी, तो उस समय पे दिखाया गया था कि रिपोर्टर लक्ष्मण और उसकी जो असिस्टेंट, ये दोनों एक यात्रा पे गए थे परशुराम भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन उन्हें परशुराम ना मिलके, बल्कि रिपोर्टर लक्ष्मण को एक ताबूत में देवालिका मिलती है और एक द्रव्य पदार्थ में अंदर मिलती है वो।
लेकिन जब आप किताब के अंत में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि माधव देवालिका को जीवित अवस्था में संदीपाचार्य के पास ले गए। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ इस कहानी में कि वो जीवित से मृत अवस्था में बदल गई, और इसके पीछे क्या वो रहा? देखिए, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब द्वारका का विध्वंस हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समस्त द्वारका की समस्त स्त्रियों बच्चों को ले जाकर के हस्तिनापुर ले जाइए। हम्म, तो अर्जुन को लगा कि हाँ, मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। तो अर्जुन सारी द्वारका की सारी स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ऐसा रास्ते में क्या होता है कि कुछ साधारण से डाकुओं का समूह उन्हें घेर लेता है, आक्रमण करता है, हम्म, और अर्जुन कुछ ही स्त्रियों को, जो उनकी राज स्त्रियां थी, हम्म, हस्तिनापुर ले जा पाते हैं, बाकी सब कुछ चोरी हो जाता है। हम्म, तो जब माधव भी जाते हैं तो मैं आपको ये संकेत दे रहा हूँ कि ऐसा उनके रास्ते में बहुत ऐसी घटनाएं होंगी हम्म। कि देवालिका वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, हाँ, क्योंकि या फिर देवालिका को जो पहुंचेगी तो वरदान, जीवित जैसा अवस्था में नहीं पहुंचे। जैसा कि आपने बताया उपन्यास जी। में कि देवालिका को एक ऐसा वरदान मिला है कि उसे हर कोई पाना चाहेगा। तो कुछ इस तरीके से होगा कि व्यक्ति उसको पाने के लिए युद्ध जी, लड़ेंगे। हाँ, अगर देखिए, भारत समझ शक्तियां तो काली घाटी के युद्ध में समाप्त हो गई थी, जी लेकिन बिल्कुल। अभी भी एक करेक्टर उसमें आपने देखा होगा कि लंका का राजा था कंचक, हाँ, वो कंचक। अभी भी जीवित है, हम्म, और उसके साथ अन्य कई शक्तियां भी अभी जीवित हैं। हम्म, तो हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसा प्लान चल रहा हो। तो हम्म, रास्ते में जब देवालिका को माधव संदीपाचार्य के आश्रम की ओर ले जा रहे, हम्म, तो वो कुछ ऐसा, ताकि ऐसी स्थितियां हो और एक नई कहानी जन्म ले। अभी तो मैंने इसको जो प्लान किया है, इसको देवालिका 2, देवालिका 3, 3 पार्ट में अपनी सारी कथा समाप्त करूँगा। हम्म, तो यहाँ का जो रहस्य है, वो हमारे पाठकों को सेकंड पार्ट में पता चलेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या आखिर ऐसा हुआ कि जीवित देवालिका एक मृत अवस्था में पहुँच गई, एक और जो प्रश्न जो दिमाग को पार्ट 2 में एकदम पता झकझोर चलेगी। दिमाग को एकदम झकझोर देने वाला एक और इसमें सस्पेंस आपने क्रिएट किया है कि जो रिपोर्टर लक्ष्मण की जो असिस्टेंट है अनन्या, उसका चेहरा और देवालिका का चेहरा एकदम मिलता है। तो इसके पीछे क्या एक इत्तेफाक है, या फिर आपने कुछ सोच समझ के किया है कि देवालिका जो उस समय थी और इस समय कलयुग में लाके उसको 21वीं सदी में लाके देवालिका को अनन्या के रूप में प्रस्तुत करना है? तो इसके पीछे क्या रहस्य रहा है आपका? ये तो इत्तेफाक नहीं है। जी, इस कहानी में जो अनन्या है, वो, उसका जो चेहरा है वो देवालिका से मिलता-जुलता है, या हम कहें कि हमशक्ल है। जी, तो ये कहानी का पार्ट है, और इसका भी रहस्योद्घाटन मैं जो है पार्ट 3 में करूँ। इसके ज़रिए नियति जो है हमारे पाठकों को, नियति जिसको हम बोलते हैं, प्रकटकर्ता और अपना माध्यम स्वयं ही चुनती है, और अपना कार्य करवाने के लिए वो किसी भी समय का चयन कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस बात को मैं एक कहानी और उपन्यास के माध्यम से पार्ट 3 में बताऊँगा कि जी। आखिर अनन्या देवालिका से इतना मिलता-जुलता उसका चेहरा क्यों है? ये तो अभी पार्ट थ्री इसके की लिए बात आ थोड़ा-सा गई। इंतज़ार करना। पार्ट थ्री की बात आ गई है, पार्ट थ्री में इसका पता चलेगा कि अनन्या देवालिका से क्यों मिलती है। लेकिन हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि इसका पार्ट जो सेकंड है वो कब तक आएगा? हाँ, मैं अपने पब्लिशर से बात कर रहा था इस बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, लॉकडाउन में 2020 तो ऐसे ही चला गया, हम्म, और अभी आपकी बुक के लिए थोड़ा-सा 2021 का वर्क बहुत बाकी है। हम्म, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और पाठकों की तरफ से भी। जी, तो बोले, आप सर, इसको 2021 आप देवालिका के नाम करिए, 2022 में आप पार्ट सेकंड को लॉन्च करिए। तो तो फिलहाल प्लानिंग तो यही है कि मैं अभी 1 वर्ष इंतज़ार करूँगा। बाकी प्लॉट पार्ट 2 का और पार्ट 3 का मेरे मन में है, जी, और जी, उसे मैं कभी भी पेन डाउन कर सकता हूँ। जी। तो लगभग 2021 जनवरी तक पाठकों को और इंतजार करना होगा कि देवालिका की सेकंड पार्ट के लिए। हाँ, अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये किताब बहुत लोगों तक पहुँचे। मैं खुद भी एज़ ए राइटर नहीं, मैं सिर्फ़ एक सेवक के तौर पे इस किताब को लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, अच्छा, ताकि ये कहानी हर एक व्यक्ति, हर एक लोग को पढ़े।
एक बात और इस अभी आपसे जब जुड़ने के बाद मुझे पता चली कि जो देवालिका है इसके ऊपर एक टीवी शो या वेब सीरीज आ रही है, तो उसका क्या प्लान रहा आपका, कब तक आ रही है, क्या उसका वो है? हाँ, ये जनवरी से मेरे कई प्रोडक्शन कंपनियों के साथ में बात चली है। 1-2 के साथ तो फाइनल स्टेज पर है। जी अभी मैं इस उसमें हूँ कि मैं इसको टीवी सीरियल के उसमें लॉन्च करूँ या फिर वेब सीरीज़ के रूप में। जी जी। क्योंकि जो कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं वो बोल रहे हैं कि इसको वेब सीरीज़ के ज़रिए आप पार्ट ये वेब सीरीज़ या फिर टीवी सीरियल के रूप में हमारे पाठकों और दर्शकों के सामने आ जाएगी। अभी कुछ पर इस पर मैं कुछ फाइनल स्टेटमेंट अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम्म। असमंजस बरकरार है कि मैं टीवी सीरियल पर काम करूँ या फिर वेब सीरीज़ के तौर पे काम करूँ। अभी कुछ ही दिनों में ये भी साफ़ हो जाएगा। जी, चलिए बढ़िया रहा आपके साथ बातचीत करके। तो देवालिका का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम सब इंतजार करेंगे, और इंतजार करेंगे कि इसके सेकंड पार्ट में क्या होता है, कि किस लिए माधव ने उसको मेघबाइन को पेड़ के अंदर समाहित किया था, और क्यों वो अनन्या का चेहरा देवालिका से मिलता है। इन तमाम सभी क्वेश्चनों के लिए हम लोग सेकंड पार्ट में मिलेंगे। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने और अपने पार्ट को क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ संदेश जो जिससे वो अगले पार्ट तक के लिए इंतजार कर सके। मेरा जो आपके माध्यम से हमारे पाठकों को एक छोटा-सा संदेश है, एक भाई के तौर पे और एक छोटे से सेवक के तौर पे, कि किताबें हमारे समाज का आईना होती हैं और इस ये जो समाज का हर रूप हमारे सामने रखती हैं। तो किताबों से मित्रता बनाए रखें, इन्हें पढ़ें और इनमें जो भी बातें लिखी गई हैं, वो कहीं न कहीं किसी के जीवन से प्रेरणा स्रोत के रूप में ली गई हैं। तो इसे अपने जीवन में भी ढालने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के बीच में रहें। बस यही छोटा-सा संदेश है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आशा आपका है ये हमारे इसे लिए फ़ॉलो अपने करेंगे। इतने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों को टाइम देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले आपका शुक्रवार भी को। बहुत-बहुत देखते रहिए लुक मीडिया।